अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये एंडोमेट्रियोसिस के कार्ड्स हैं, क्विकली वी विल गो थ्रू। एंडोमेट्रियोसिस जो होती है वो एंडोमेट्रियल लाइक टिश्यू होता है जो आउटसाइड यूट्रस होता है। अगर इनसाइड होगा तो आपको पता ही एडिनोमायोसिस होता है, और बाज़ात ये कंबाइन भी आ जाता है। और यही वजह है कि हम हमेशा कंसिडर करते हैं कि जब एंडोमेट्रियोसिस है ही और रेक्टोवेजाइनल इन्वॉल्वमेंट है इसकी, तो साथ में ओफ्रेक्टमी के साथ बेस वो भी कर देते हैं हिस्टेक्टमी। ठीक है, वैसे ये वह क्वेश्चन था, और दैट इज़ जस्टिफिकेशन ऑफ डूइंग हिस्टेक्टमी, क्योंकि सोर्स जो है बीमारी का वो तो ओवरी है ना, तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस है इसका ओफ्रेक्टमी। और हिस्टेक्टमी की रीज़न ये है कि एसोसिएटेड विजाइनल रेक्टोविजाइनल एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है। दूसरा HRT देने में इजी हो जाता है बंदा। ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है, ये इन्फेक्शन नहीं है, ये MCQ है। उसमें सारी ऑप्शंस होती हैं कि ये इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या कोई इरोजन है। तो बेसिकली इट इज़ इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, और चूँकि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है तो इसलिए एडियंस बनती हैं। प्रीवेलेंस इसकी बहुत डिफरेंट अंदाज में है हर जगह, एज वाइज या फर्टिलिटी वाइज, बट ओवरऑल 8 to 10% तक है रिप्रोडक्टिव ईयर में। और ये बीमारी भी रिप्रोडक्टिव ईयर की है। ठीक है। 25 से अब इसका ऑनसेट स्टार्ट होता है। एडोलेसेंट में भी होती है बट लेस लाइकली। क्लासिफिकेशन का भी एक मसला ही है इसका। जो क्लासिफिकेशंस है ना वो डिपेंड करती हैं कि आपका मकसद क्या है। जैसे रिवाइज्ड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, अब ये रिप्रोडक्टिव मेडिसिन वालों ने बनाई है, तो ये इनफर्टिलिटी के लिए इस क्लासिफिकेशन को यूज़ करेंगे। पेन शेन में आ जाता है मसला, डीप एंडोमेट्रियोसिस के लिए जैसे बाउल में, रेक्टम में, लंग में, उसके लिए कौन सी क्लासिफिकेशन यूज़ करेंगे, वो एनजीएन है। ठीक है। और एक वुमेन जिसमें हमने ये देखना है कि फ्यूचर कंसर्न क्या है फर्टिलिटी के विद एंडोमेट्रियोसिस, फ्यूचर कंसर्न, करंट नहीं। करंट में तो यही आ गई ना रिवाइज्ड, तो फ्यूचर में आ गया एंडोमेट्रियोसिस फर्टिलिटी इंडेक्स। ये आजकल वाइवा में पूछते हैं। इसमें वो पेशेंट की एज भी देखते हैं, मेल फैक्टर भी देखते हैं, इसमें रिवाइज्ड SRM भी डालते हैं। ठीक है। और प्रीवियस बच्चे कितने हैं वो सारा कुछ डाल के बनाते हैं इसको, इंडेक्स को। अच्छा, स्टेजिंग सिस्टम जो हम यूज़ होता है वो अमेरिकन सिस्टम है। ठीक है, ASRM। ये MCQ भी है, और ये इनफर्टिलिटी के लिए है, डीप एंडोमेट्रियोसिस के लिए नहीं है। उसमें तो NGN है। और प्रिडिक्शन के लिए, फ्यूचर के लिए कौन सा था, वो इंडेक्स था। ठीक है। तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये याद कर लें कि स्टेजिंग अगर हम अमेरिकन सिस्टम पे करें ना, तो 1 को मिनिमल कहते हैं, 2 को माइल्ड कहते हैं, 3 को मॉडरेट कहते हैं, और 4 को सवेयर कहते हैं। मिनिमल और माइल्ड की ट्रीटमेंट एक जैसी है, और मॉडरेट और सिवियर की ट्रीटमेंट एक जैसी है। ठीक है, इनफर्टिलिटी में। अब ये जो एंडोमेट्रियोसिस है ना, ये तंग करता है। ठीक है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस विदाउट इनफर्टिलिटी आता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस चेंज हैं, विद इनफर्टिलिटी आता है तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस चेंज हैं, विदाउट इनफर्टिलिटी आता है तो इन्वेस्टिगेशन भी चेंज है, और विद इनफर्टिलिटी आता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन चेंज है। तो आपने एंडोमेट्रियोसिस को ना समझना है कि ये 2 तरह की बीमारी है, एक वो जो इनफर्टिलिटी के साथ आएगी, और एक वो जो विदाउट इनफर्टिलिटी लाइक पेन, डिस्मेनोरिया, अदर सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन के साथ आएगी। ठीक है। तो ये दिमाग में ये चीज़ अभी से क्लियर कर लें कि जब भी पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आएगा, एंडोमेट्रियोसिस के साथ आएगा, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है इसको। अच्छा, इसमें आप ये याद कर लें कि जो एंडोमेट्रियोमा लेस देन 1 सेंटीमीटर है ना, वो मिनिमल और माइल्ड है। द मोमेंट एंडोमेट्रियोमा विल बी 1 सेंटीमीटर मोर देन 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर तक तो माइल्ड ही है, बट अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो फिर ये है ही बाय डिफ़ॉल्ट स्टेज सवेयर डिजीज़। ठीक है। चलो, तो सुपरफिशियल पेरिटोनियल मैट्स क्या होते हैं, वो होते हैं फ्लैट लीजन्स, ये इन्वेड नहीं करते नीचे वाली पेरिटोनियम को। और एंडोमेट्रियोसिस जो है अगर ओवरी को इन्वॉल्व करे तो एंडोमेट्रियोमा बोलते हैं इसको, चॉकलेट सिस्ट भी बोलते हैं। ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इकोजेनेसिटी स्कैन पे नज़र आती है, ये MCQ है। ठीक है। और इसके मुकाबले में वो हेमरेजिक सिस्ट है जिसमें वो वेब लाइक पैटर्न आता है जैसे मकड़ी का जाला, वो भी MCQ पूछते हैं। इनके डिफरेंट फीचर्स हैं स्कैन के। एंडोमेट्रियोमा में ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस इकोजेनेसिटी इंपॉर्टेंट है, और हेमरेजिक सिस्ट में वो वेब लाइक पैटर्न होता है जैसे नट बनी हुई होती है। अच्छा, जो डीप लीजन्स होते हैं ना, वो एटलीस्ट 5 mm तक एंडोमेट्रियम, वो पेरिटोनियम को ना नीचे इन्वेजन होती है, इसी वजह से वो, अब पेरिटोनियम तो बिल्कुल थिन सी है ना, अब उसमें 5 mm कोई भी चीज़ इन्वेड करेगी तो वो नीचे वाली चीज़ को भी इन्वॉल्व कर लेगी, इसीलिए ये रेट्रोपेरिटोनियल होती है, डेंस होती है, इसीलिए इसको हमने कहा है कि डीप कहेंगे।
अगर पेरिटोनियम 5 mm से ज़्यादा जो है उसमें डीप चली गई है उसमें एंडोमेट्रियोसिस, तो वो डीप है, वो डीप एंडोमेट्रियोसिस है, ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, स्टेज 1 और 2 तो हमने वैसे भी SRM पे मैंने बता दी तुम्हें, मिनिमल और माइल्ड होती है, ठीक है। और माइल्ड सिकल में एडियंस होती हैं, अगर एंडोमेट्रियोमा होगा भी तो 1 सेंटीमीटर से या उससे छोटा ही होगा। अच्छा, स्टेज 3 एंड 4 ये मॉडरेट और सवेयर है। अब जहाँ मॉडरेट एंडोमेट्रियोसिस आ जाए आपने उसको सवेयर ही ट्रीट करना है, ठीक है। अच्छा, जो 3 एंड 4 है ना, मॉडरेट टू सवेयर है, इसमें जो एंडोमेट्रियोमा भी होता है 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा, डीप इन्वेजन्स होते हैं, ठीक है। और बाकी मैं बता चुकी हूँ, ओवरी बाउल फलाना ढमकाना जो भी इन्वॉल्व हो रहा है वो स्टेज 3 एंड 4 में आ रहा है। हाउएवर डीप एंडोमेट्रियोसिस की क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, वो ASRM नहीं है, वो है NGN, ठीक है। बट अगर हमने ऐड ही करना है तो 1 और 2 में नहीं आएगा, वो 3 एंड 4 में आएगा ASRM के स्टेजिंग में। स्टेजिंग के भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंडोमेट्रियोमा की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमें पता चलती है TVS से, और वैसे डायग्नोस्टिक एंडोमेट्रियोसिस के लिए लेप्रोस्कोपी ही है, ठीक है। डायग्नोस्टिक भी, थेराप्यूटिक भी और गोल्ड स्टैंडर्ड भी, ये MCQs हैं। MRI हम नहीं करते पहली दफ़ा में। हाँ, डीप एंडोमेट्रियोसिस हमारा सस्पिशन हो ना, डीप एंडोमेट्रियोसिस, तो प्री ऑप में कि हमने सर्जरी कैसे करनी है उसमें मदद के लिए MRI का रोल है, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ कर लेते हैं कि एक पेशेंट इनफर्टिलिटी के साथ आई है तो एंडोमेट्रियोसिस की क्या ऑप्शन है। 1 और 2 दोनों मिनिमल माइल्ड एक ही जैसी बात है। इन दोनों में आपके पास या तो पेशेंट की एज अच्छी है, ओवुलेशन प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई डिस्प्रोनिया भी नहीं है, तो आप 2 साल वेट कर लें, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी है। दूसरी ऑप्शन ये है कि एडिनोलाइसिस कर दें और फिर स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ दें। तीसरी ऑप्शन ये है कि 2 साल वेट किया आपने, सर्जरी भी किया और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप IVF पे जाएं, ठीक है। ये जो इंडक्शन है या IUI को मिला के देना है, ये जो है ट्रीटमेंट, ये भी एक ऑप्शन है माइल्ड और मिनिमम एंडोमेट्रियोसिस में, लेकिन तब जब ऑप्शन में ये ना हो कि लाइक एडिनोलाइसिस सबसे बेस्ट है, ठीक है। एज अच्छी है, शादी को भी नया नया अरसा हुआ है, बिल्कुल मिनिमल सी एंडोमेट्रियोसिस है, तो एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट भी देखी जा सकती है। तो बेस्ट क्या होगी, स्टेज 1 और 2 में सर्जरी करें, एडियंस को ब्रेक करें और स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ दें। यू कैन ऐड इंडक्शन, यू कैन ऐड IUI, ठीक है, लेकिन वो सपोर्टिव होती है। कुछ भी नहीं हुआ तो फिर IVF ही है। स्टेज 3 और 4 में तो करना ही IVF है, सर्जरी भी नहीं करनी। उसमें ऑप्शन इतनी आएंगे कि सर्जरी कर दो, नहीं करनी, IVF ही करना है, ठीक है। और IVF की और इंडिकेशंस ये भी हैं कि मे बी आपको मिनिमल और माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस के साथ मेल फैक्टर ऐड कर दें, फिर भी IVF बनता है। या फिर वो कहें कि मिनिमल और माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है बट ट्यूब ब्लॉक है, फिर भी IVF बनता है। बाकी भी देखनी है। ICSI कोई ज़रूरत नहीं है। ICSI तभी करते हैं जब क्वालिटी ऑफ सीमन ख़राब है, ठीक है, या कोई जेनेटिक डिजीज़ है जो बच्चे में जा सकती है और हमने देखनी है। अगर जितना मर्जी स्पर्म काउंट है, अगर मोटेलिटी अच्छी है, तो वो IVF के लिए भी उतना ही अच्छा है। हमें तो एक ही चाहिए ना, 1-2 ही पेनिट्रेट करेंगे, जब वो चल फिर सकता है तो वो फिर चला ही जाएगा अंडे में, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहाँ जितना मर्जी काउंट हो, अगर वो हिलजुल नहीं सकता ना, तो उसमें ICSI करनी है, ठीक है। अगर काउंट लेट्स सपोज 3 मिलियन है, 4 मिलियन है, बट हिलजुल सकता है तो फिर IVF ही करना है, सही। तो ये बात। अच्छा, जो ये मॉडरेट सेवेयर एंडोमेट्रियोसिस है ना, अगर इसमें एंडोमेट्रियोमा है ना 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो उसकी सर्जरी नहीं बनती। हाँ, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो सर्जरी करते हैं। उसकी रीज़न ये नहीं होती कि सर्जरी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रेगनेंसी बड़ी अच्छी हो जाएगी। उसकी रीज़न ये होती है कि अंडा जब हम रिट्रीव करते हैं तो एंडोमेट्रियोमा अगर 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो वो उसमें इन्फेक्शन, एब्सिस और रप्चर का रिस्क होता है, ठीक है। ये MCQ भी है कि आप बिफोर IVF क्यों एंडोमेट्रियोमा करते हैं, निकालते हैं, सिस्टेक्टमी क्यों करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि अंडा निकालने में आसानी हो जाए, लेकिन साइज़ देखना है, 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो तभी। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जिसका डायग्नोसिस स्टेज 3 और 4 बनता है और एंडोमेट्रियोमा उसको 1 या 2 सेंटीमीटर का है, तो छोड़ो उसको, ठीक है, गो फॉर IVF डायरेक्टली। अच्छा, बाकी स्टेज 1-2 में अगर एंडोमेट्रियोमा भी है, हमने तो ये कहा ना कि हम सबसे बेहतर तो यह है कि एडिनोलाइसिस करें, बट अगर एंडोमेट्रियोमा भी है ना 1 सेंटीमीटर वाला, क्योंकि स्टेज 1-2 में 1 सेंटीमीटर वाला ही आएगा ना, उससे बड़ा तो फिर स्टेज 3-4 में चला जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर का भी निकालना है। सिस्टेक्टमी करनी है और लेप्रोस्कोपिकली करनी है, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक सिस्टेक्टमी के जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लेप्रोटमी से बचें।
चाहे डीप एंडोमेट्रियोसिस ही क्यों ना हो, चाहे बाउल रिसेक्शन भी क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की बातें मैंने बता दी हैं। अच्छा, एंडोमेट्रियोटिक लीजन्स को हम एब्लेशन भी कर सकते हैं, एडिनोलाइसिस भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका पूछते हैं वो है एक्सीजन। ठीक है, वो एंडोमेट्रियोमा को भी हम वाल निकाल को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट तरीका है सिस्टेक्टमी। ये सारी ऑप्शंस आएंगी, बट आपने बेस्ट ही चूज़ करनी है अगर है तो। अच्छा, अभी GnRH का कोई रोल नहीं है कंसेप्शन में अनटिल अनलेस आपने IVF पे जाना है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आपने IVF पे जाना है ना स्पेसिफिकली, तो बिफोर IVF 6 महीने के लिए अगर GnRH दे दो तो प्रेगनेंसी रेट अच्छा है। अदरवाइज़ ये बस एक लौती ऑप्शन है कि आप इनफर्टिलिटी में कोई मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल है, अदरवाइज़ कोई रोल नहीं है इनफर्टिलिटी में, मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, IUI भी कर सकते हैं, XC भी कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या करें, मैंने बता दिया ना इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस डिफरेंट है एंडोमेट्रियोसिस विदाउट इनफर्टिलिटी से। ठीक है, स्टेज 1-2 में आपने बस एडिनोलाइसिस कर दी या फिर आपने वेट कर लिया, या फिर एडिनोलाइसिस के बाद स्पॉन्टेनियस का वेट कर लिया। ठीक है, एंडोमेट्रियोमा था तो वो निकाल दिया और फिर वो भी फेल हो गया तो IVF पे आ गया। ठीक है, वो सेकंड लाइन है। बट अगर स्टेज 3 और 4 है तो फिर तो IVF ही करना है, नो नीड ऑफ सर्जरी। सिर्फ एक सिचुएशन है कि भाई एंडोमेट्रियोमा 3 सेंटीमीटर से बड़ा है बस। ठीक है, तो सर्जरी चल रही है ना, तो मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली सर्जरी ही चल रहा है ना। ठीक है, स्टेज 1-2 में सर्जरी है, 3 में भी सर्जरी है अगर एंडोमेट्रियोमा 3 सेंटीमीटर से बड़ा है। बट मेन स्टे ऑफ मैनेजमेंट पेन में सर्जरी नहीं है, वो आपने मेडिकल मैनेजमेंट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन NSAID दे दो, नहीं फ़र्क पड़ा OCPs दे दो, नहीं फ़र्क पड़ा मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन दे दो, और नहीं फ़र्क पड़ा डाइनोजेस्ट दे दो, नहीं फ़र्क पड़ा तो ये सारी देती रहें। फिर सेकंड लाइन पे आ जाए, उसमें GnRH आ जाता है, उसमें मायरीना आ जाती है। मायरीना सेकंड लाइन है, और मायरीना एंडोमेट्रियोसिस में तब देते हैं जब रेक्टोवजाइनल एंडोमेट्रियोसिस है, वो बड़ी इफेक्टिव है उसके लिए, क्योंकि लोकल रिलीज़ होगी तो रेक्टोवजाइनल जो लीजन्स हैं उनको भी एड्रेस कर लेगी। ठीक है, इसके अलावा एंटागोनिस्ट भी दे देंगे या ट्रांसडर्मल पैच रिंग्स, ये सारी सेकंड लाइन है। डायनाजोल जेस्टिनोन नहीं देनी। तो सिनेरियो में आएगा कि पेशेंट पेन है, एंडोमेट्रियोसिस का सिनेरियो होगा, क्या दें फर्स्ट लाइन, तो OCPs इनिशियल NSAIDs। ठीक है, सेकंड लाइन में GnRH आ जाएंगे, एंटागोनिस्ट भी, एगोनिस्ट भी, और मायरीना भी, ये ट्रांसडर्मल भी, रिंग्स भी। और ये डायनाजोल और जेस्टिनोन नहीं देने, ये बहुत स्पेसिफिक सिचुएशन में देते हैं जब इनके साइड इफ़ेक्ट पेशेंट में ना आए। मतलब इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है, हिर्सुटिज्म या ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स, एट्रोफी हो जाती है। बट अगर किसी पेशेंट में नहीं आ रहे तो डायनाजोल दे दें, या बाकी सारे ट्राई कर लिए, मतलब फर्स्ट सेकंड लाइन अफेक्टिव ही नहीं है, फिर क्या करें, फिर डायनाजोल ट्राई किया जा सकता है, ये जेस्टिनोन। अदरवाइज दे शुड नॉट बी यूज्ड, कंसिडर ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया। सर्जरी तब करनी है जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल है या रेजिस्टेंट है, या फिर इनफर्टिलिटी में मैंने बताया ना मेडिकल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं है, सिवाय उस सिचुएशन में जब हमने IVF डिसाइड की हुई है तो 6 महीने के लिए हम GnRH देंगे जस्ट। तो कंजर्वेटिव सर्जिकल ऑप्शंस में एक CN है, सिस्टेक्टमी, एब्लेशन है। लूना नहीं करना, बट प्री सेक्रल न्यूरेक्टमी कर सकते हैं डिस्मेनोरिया के लिए, वो भी स्पेसिफिक सेंटर्स में, बट पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट लूना नहीं करना, ये MCQ है। अच्छा, जब आपने सर्जरी कर दी है तो रिकरेंस को रोकने के लिए OCPs देंगे। अच्छा, डेफिनेटिव जब भी पूछें तो वो TH-BSO है, और TH क्यों करनी है मैंने बोल दिया कि रेक्टोवजाइनल एंडोमेट्रियोसिस में करते हैं, या फिर HRT का लिबरल यूज़ के लिए करते हैं, या साथ में पेशेंट को और प्रॉब्लम्स हों, फाइब्राइड शाइब्राइड, वरना मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट तो BSO है। मिसिंग लियन कब होंगे, जब आपने TH-BSO कर दिया तो मिसिंग लियन हो सकते हैं। ठीक है, 8% तक। अगर BSO की और हिस्टेक्टमी नहीं की तो मिसिंग लियन कोई अप्रॉक्सीमेटली 23% तक हो सकती हैं, और ये रेफरेंस मैं शेयर कर दूँगी, बड़ा आपको तंग करता है। अच्छा, मिसिंग लियंस होते हैं, मिसिंग लियन मतलब नया लियन। रेमनेंट तब होता है जब आपने एक ओवरी छोड़ दी या वो डीएनस में थी, नज़र नहीं आई, तो वो दोबारा एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी और पेन के साथ पेशेंट आ जाएगी। रिलैप्स तब होता है जब आपने प्रॉपर सर्जरी को, प्रॉपर डिजीज़ को निकाला ही नहीं है, डिजीज़ पहले से ही मौजूद थी। ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना सिमिलर स्ट्रेन से बार बार इन्फेक्शन होना, उसको रिलैप्स कहते हैं, और न्यू स्ट्रेन से बार बार इन्फेक्शन होना उसको रिकरेंस कहते हैं। अच्छा, HRT हमने कंबाइन ही देनी है, टिबोलोन सेकंड चॉइस है। दोनों ऑप्शंस आती हैं एग्जाम में, तो आप कंबाइंड HRT ही चूज़ करें रिप्रोडक्टिव ईयर में अगर TH-BSO कर दी है।
डीप एंडोमेट्रियोसिस में MRI कराना होता है प्री ऑप के लिए। और अगर बाउल रिसेक्शन करनी ही है तो फर्स्ट स्ट्रेट लाइन पे नहीं करते और हर जगह नहीं करते। ये आपने बहुत इसका स्पेसिफिक्स क्राइटेरिया है कि पेशेंट कौन सा लो, ठीक है, और मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो चुकी हूँ हर किस्म की, और पेशेंट मिजरी में हो और आपके पास स्पेसिफिक सेंटर्स हों, वरना इसमें बाउल रिसेक्शन करना और फिर कोलोस्टमी का फेल होना ये बहुत जो है ना मुश्किल होता है। अच्छा ठीक है, तो यही थे बस। तो मिसिंग लियंस आते हैं THBSO के बाद, रिलैप्स होगा जब THBSO नहीं की, ठीक है। और अगर मिसिंग लियन, रिलैप्स, रिकरेंस, रेमिनेंट सब कुछ हो, THBSO हो चुकी है और कोई ओवरी नज़र नहीं आ रही स्कैन पे, या कोई लोकलाइज सिस्टिक लियन नहीं है, तो फिर आपने मिसिंग लियन चूज़ करना है। हाउएवर अगर आपको एक लोकलाइज्ड राइट के लेफ्ट साइड पे ओवरी की जगह पे कोई ओवरी नज़र आती है या ओवरी लाइक मैस नज़र आता है तो फिर रेमिनेंट चूज़ करते हैं, ठीक है।